अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज गाइडन चैप्टर 49 और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ना है रिगार्डिंग दी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स। ओह, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, सो इस चैप्टर में बेसिकली हम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था डॉर्सल कॉलम सिस्टम के बारे में और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स के बारे में। स्पाइनोथैलेमिक वो थे जिनको हम एंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स भी कहते हैं, और ये वो ट्रैक्ट्स हैं जो बेसिकली पेन और टेम्परेचर को की सेंसेशन को लेके जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा एक नए एंगल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा तो पेन, अच्छा फ़र्क क्या था बेसिकली डॉर्सल कॉलम और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स में? डॉर्सल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब एंटर होता था तो सीधा डीकेसेट इमीडिएटली नहीं करता था, सीधा ऊपर चला जाता था और ब्रेन स्टेम में जाके डीकेसेट करता था और वहाँ से जाके थैलेमस में जाता था और थैलेमस से फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चला जाता था। और पेन और टेम्परेचर के पाथवेज, जिसको अब हमने यहाँ पे दोबारा डिस्कस करना है, पेन के पाथवेज क्या करते हैं, ये पोस्टीरियर रूट से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आए, अंदर आके साथ ही डीकेसेट कर गए और डीकेसेट करके फिर ऊपर मूव किए और ब्रेन स्टेम में गए और ब्रेन स्टेम में कुछ कनेक्शंस बनाए और फिर कुछ थैलेमस में बनाए और फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चले गए। ठीक है, तो इसको हमने दोबारा डिस्कस करना है। तो ये था हमने जो पहले डिस्कस किया था फ्लो चार्ट, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच प्रेशर को ये लेके जाता है। ठीक है, हमारा भी यहाँ पे काम सिर्फ पेन से है। ठीक है, सो पेन के फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर करते हैं डॉर्सल रूट से, आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डॉर्सल हॉर्न लैमिना 1, 4, 5, 6 के साथ ये सिनैप्स बनाएंगे और फिर यहाँ के बाद ये इमीडिएटली क्रॉस कर जाएंगे ऑपोजिट साइड पे। ऑपोजिट साइड पे क्रॉस करने के बाद ये ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे और यहाँ पे फिर आगे दो ब्रांचेस आ गई थी कि एक तो थी टेक्टाइल सेंसेशंस और यहाँ पे हमारी थी पेन सेंसेशंस। हम सिर्फ पेन सेंसेशंस की बात करेंगे। ठीक है, पेन सेंसेशंस कौन सी जगह पे गई थी? 3 जगह पे गई थी पेन सेंसेशंस। एक तो थैलेमस में गई थी, वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स ऑफ थैलेमस में गई थी, फिर इंट्रालैमिनर न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस में गई थी और रेटिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ ब्रेन स्टेम में गई थी और वहाँ से इम्पल्स सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में चली गई थी। ठीक है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर हुई फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, उसके बाद डॉर्सल हॉर्न लैमिना 1, 4, 5, 6 के साथ इन्होंने सिनैप्स बनाया, उसके बाद क्रॉस कर गई, उसके बाद ऊपर ब्रेन स्टेम की तरफ मूव कर गई पेन सेंसेशंस और वहाँ जाके फिर ब्रेन स्टेम में रेटिकुलर न्यूक्लियाई के साथ सिनैप्स बनाया। कुछ चली गई वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स ऑफ थैलेमस के साथ की तरफ, कुछ चली गई इंट्रालैमिनर न्यूक्लियाई की तरफ और फिर चली गई सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स की तरफ। ठीक हो गया, ये हमने बेसिकली पहले पढ़ा था, मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है इसके अंदर, इसी पेन पाथवे को हमने बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ पेन पाथवेज की फॉर्म में हमने पढ़ना है अगली स्लाइड से। और वो 2 टाइप्स ऑफ पाथवेज हैं, एक नियोस्पाइनोथैलेमिक पाथवे और एक पेलियोस्पाइनोथैलेमिक पाथवे। ठीक है, जो कि तकरीबन इन्हीं जगहों पे जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है उनकी रेशोज़ में। ठीक है, जिस तरह के यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था कि पेन पाथवेज में ज़्यादातर कहाँ जाते हैं, रेटिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ ब्रेन स्टेम में ज़्यादा पाथवे जाता है और थोड़ा वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स ऑफ थैलेमस की तरफ जाता है। बाकी सारी सेंसेशंस याद है आपको कहाँ जाती थी? थैलेमस में जाती थी, फिर वहाँ से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाती थी। तो थैलेमस के कौन से न्यूक्लिया में जाती थी, कहाँ पे कौन से कॉम्प्लेक्स में जाती थी? तो बाकी सारी सेंसेशंस ज़्यादातर मेजॉरिटी वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स में जाती हैं, जबकि पेन वाली जो हमने आपसे पहले पढ़ा था कि सम सिग्नल्स गो टू वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स ऑफ थैलेमस, और मेजॉरिटी कहाँ जाते हैं जी? मेजॉरिटी तो रेटिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ ब्रेन स्टेम, यानी कि वो थैलेमस की तरफ कम जाते हैं और ब्रेन स्टेम की तरफ ज़्यादा जाते हैं। और फिर ब्रेन स्टेम वाले उस ब्रेन स्टेम के साथ साथ थैलेमस के किसी और न्यूक्लियाई की तरफ जाते हैं, विच इज़ इंट्रालैमिनर न्यूक्लियाई, नॉट वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स, इंट्रालैमिनर न्यूक्लियाई, और फिर वहाँ से फाइबर्स कुछ सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और फिर हमने ये भी पहले पढ़ा था कि सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, याद है आपको, हमने पढ़ा था चैप्टर के एंड में कि सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर भी बंदा पेन महसूस कर सकता है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। क्यों? क्योंकि पेन के मेजॉरिटी ऑफ फाइबर्स तो ब्रेन स्टेम में जाके सिनैप्स बना रहे हैं, वहाँ पर जाके टर्मिनेट कर रहे हैं। तो ब्रेन स्टेम में जब जाके टर्मिनेट कर रहे हैं तो ब्रेन स्टेम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है
पेन की परसेप्शन में, यहाँ तक के, और इन ब्रेन स्टेम को कहते हैं लोअर ब्रेन सेंटर्स। तो टर्मिनोलॉजी ये थी, लोअर ब्रेन सेंटर्स का पेन की परसेप्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि अगर मेन सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स ना भी काम करे तो लोअर ब्रेन सेंटर्स ही काम करके पेन को फील कर लेते हैं। हाँ, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स थोड़ा पेन को लोकलाइज करने में अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, अब आगे अगली स्लाइड से डिस्कस कर लेते हैं नियोस्पाइनोथैलेमिक और पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स को। बातें यही होंगी, बस ज़रा थोड़ी सी घुमा फिरा के होंगी। सो जी, एंट्रोलेटरल पाथवे, पेन को कंडक्ट करने वाला पाथवे विद रेफरेंस टू नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंड पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अच्छा भैया, अब ये दो ट्रैक्स में डिवाइड क्यों कर दिया हमने पेन के पाथवे? पहले तो अच्छा सा एक ही पाथवे जा रहा था। तो ये है for different types of pain. Neospinothalamic tract is for fast pain and paleospinothalamic tract is for slow chronic aching type of pain. असल में जो पेन है ना, जो क्रॉनिक पेन है, जो किसी चीज़ के डैमेज के बारे में बताती है, वो है ये स्लो क्रॉनिक पेन ही असल टाइप ऑफ पेन है। हाँ, ये भी असल टाइप ऑफ पेन ही है बट इसका तो ये तो एक्यूटली होती है, इमीडिएटली आपको बताने के लिए होती है कि भाई फॉरन एक्यूटली इसको ठीक कर लो, एक्यूटली डेंजर है, इसको ठीक कर लो। ठीक है, मगर असल जो क्रॉनिक चलने वाली पेन होती है वो तो ये होती है। तो पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कौन सी सेंसेशन को लेके जाता है? स्लो क्रॉनिक एकिंग बर्निंग टाइप ऑफ पेन को। ठीक है, और ये स्लो क्रॉनिक पेन स्लो है क्योंकि ये टाइप सी फाइबर्स लेके जा रहे हैं 0.5 to 2 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, फ्री नर्व एंडिंग्स ही लेके जा रही हैं, और कोई भी स्टिमुलाई लेके वो ये स्लो क्रॉनिक पेन बना सकता है। दूसरी तरफ फास्ट शार्प पेन ये कौन लेके जा रहा है? फास्ट फाइबर्स, रिलेटिवली फास्ट फाइबर्स, स्मॉल टाइप ए डेल्टा फाइबर्स, जो कि 6 to 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लेके जाते हैं। वही फ्री नर्व एंडिंग से ही कहानी शुरू होती है, और मैकेनिकल और थर्मल पेन स्टिमुलाई बेसिकली इसको एक्साइट करते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या जी कि कोई मैकेनिकल या थर्मल स्टिमुलाई आया और फ्री नर्व एंडिंग्स एक्साइट हो गई, और स्मॉल टाइप ए डेल्टा फाइबर्स फास्ट पेन को लेके चले गए नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में। और यहाँ पे क्या हुआ कि जी कोई स्टिमुलाई आया जो कि डैमेज कर रहा था, तो फ्री नर्व एंडिंग्स एक्साइट हो गई, और टाइप सी फाइबर इन स्लो नर्व इम्पल्सेस को एट द स्पीड ऑफ 0.5 to 2 मीटर पर सेकंड लेके कहाँ चला गया? पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में। पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्रॉनिक पेन को लेके जाता है, नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक फास्ट पेन को लेके जाता है। अच्छा जी, अब ये लेके किस तरह जाएंगे? यार लेके उसी तरह जाएंगे जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया और पुराने लेक्चर में डिस्कस किया था, पुराने चैप्टर में डिस्कस किया था। अब ये दोनों ही स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होंगे और डिफरेंट लैमिनास के साथ साइनैप्स बना लेंगे। स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होते हैं, उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में बताया था ना, कुछ लैमिना 1 2 3 4 5 6 तरह करके किसी में जाके बॉन्ड साइनैप्स बनाते थे। तो नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लैमिना 1 जिसे लैमिना मार्जिनालिस भी कहते हैं, उसके साथ जाके साइनैप्स बनाता है। पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लैमिना 2 and 3 जिसे हम सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा कहते हैं, उसके साथ जाके साइनैप्स बनाता है। और लैमिना 2 और 3 के साथ साइनैप्स बनाने के बाद फाइबर्स मूव करते हैं लैमिना 5 की तरफ। तो ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं जी, नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जब एंटर होता है डोर्सल हॉर्न से, तो किसके साथ साइनैप्स बनाता है? आप कहेंगे लैमिना 1 जिसे लैमिना मार्जिनालिस कहते हैं। और न्यू पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जब एंटर होता है तो वो किसके साथ बनाता है साइनैप्स? लैमिना 2 and 3 जिसे हम सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा कहते हैं। ठीक है, और वहाँ से फाइबर्स चले जाते हैं लैमिना 2 3 के बाद 4 नहीं, 2 3 से जाएंगे 5 में, लैमिना 5 में। अच्छा जी, जब ये इन लैमिनास के साथ साइनैप्स बनाता है तो उसके बाद इम्पल्सेस कहाँ पे जाएंगी? पेन इम्पल्सेस डेफिनेटली वो डीकसेट कर जाएंगी। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो शुरू होगा वो डीकसेट कर जाएगा, वो क्रॉस कर जाएगा, वो इमीडिएटली क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड पे वो चली जाएंगी पेन इम्पल्सेस। ऑपोजिट साइड पे इम्पल्सेस जाने के बाद फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगी, फाइबर्स टर्न अपवर्ड्स, फाइबर टर्न अपवर्ड्स। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, सिमिलर पाथवे। ठीक है, और वहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा इन एंट्रोलेटरल कॉलम्स। अब ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। देखो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आया, लैमिना के साथ साइनैप्स बनाया, उसके बाद डीकसेट यानी कि क्रॉस कर गया ऑपोजिट साइड पे, फिर ऊपर की तरफ ब्रेन स्टेम की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये जो पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान देना। पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ना, इसके सिर्फ 10 to 25% ऑफ फाइबर्स ही हैं जो कि सीधा थैलेमस में चले जाते हैं।
सिर्फ 10 to 25% ऑफ फाइबर सीधा थैलेमस चले जाते हैं, थैलेमस में चले जाते हैं। और आपको पता है थैलेमस में जाएंगे तो थैलेमस के बाद सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाएंगे ना। और ज़्यादातर फाइबर्स इसके पता है कहाँ पे जाते हैं? 70 to 90% फाइबर्स वो चले जाते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर। ठीक है, 10 to 25% फाइबर जाते हैं थैलेमस के अंदर, थैलेमस से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चले जाएंगे। और मेजॉरिटी ऑफ फाइबर 75 to 90% ऑफ फाइबर जो हैं वो ब्रेन स्टेम के अंदर जाके टर्मिनेट कर देंगे। ब्रेन स्टेम के अंदर, ब्रेन स्टेम क्या है? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। मिड ब्रेन को हम मीजेंसेफेलॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो मीजेंसेफेलॉन, पॉन्स एंड मेडुला। ठीक है, ये 3 पार्ट हैं ब्रेन स्टेम के, यहाँ पे जाकर टर्मिनेट कर जाएंगे 75 to 90% फाइबर्स ऑफ पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जो कि स्लो क्रॉनिक पेन को लेके जा रहे हैं। अच्छा भाई, ये ब्रेन स्टेम के अंदर एग्जैक्टली किस जगह पे टर्मिनेट करेंगे? तो ब्रेन स्टेम के अंदर 3 जगह हैं, 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये टर्मिनेट कर सकते हैं। मेजर साइनेप्स बनाएंगे, टर्मिनेट ही कर जाएंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स कौन से हैं? पहला है रेटिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ मेडुला, पॉन्स एंड मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला के अंदर क्या होते हैं? रेटिकुलर न्यूक्लियाई। रेटिकुलर न्यूक्लियाई, उन न्यूक्लियाई पे जाके टर्मिनेट कर जाएंगे, पहली पॉइंट। दूसरा, ये कहाँ पे जाके टर्मिनेट करेंगे? 75 to 90% फाइबर्स, यानी कि इन 3 जगहों में से किसी एक जगह पे टर्मिनेट कर सकते हैं। वो करेंगे जी टेक्टल एरिया ऑफ मिड ब्रेन। ये जो मिड ब्रेन है, मीजेंसेफेलॉन है, इसके अंदर एक एरिया होता है टेक्टल एरिया। और ये कहाँ पे पड़ा होता है? ये मिड ब्रेन के जो पिछली साइड पे आप देखें सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलाई, सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलाई के नीचे होता है टेक्टल एरिया, वहाँ पे जाकर टर्मिनेट कर जाते हैं। अब आपने अगर एनाटॉमी अच्छी तरह पढ़ी हो तो आपको इट्स प्रीटी सिंपल कि आपको पता होगा सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलाई कहाँ पे हैं, उनके नीचे टेक्टल एरिया, वहाँ पे जाके टर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, फिर है जी पेरी एक्वेडक्टल ग्रे रीजन सराउंडिंग द एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस जो है उसके इर्द गिर्द, ठीक है, पेरी एक्वेडक्टल ग्रे रीजन है। एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस के इर्द गिर्द, भाई एक्वेडक्ट के आसपास जो रीजन होगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा पेरी एक्वेडक्टल रीजन। ठीक है, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस के सराउंडिंग के इर्द गिर्द पेरी एक्वेडक्टल ग्रे रीजन, ठीक जो है, वहाँ पे भी जाके ये टर्मिनेट कर जाते हैं। तो 10 to 25% ऑफ फाइबर्स कहाँ जाएंगे? पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थैलेमस के अंदर सीधा। 75 to 90 कहाँ जाएंगे? ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम में किन 3 जगहों पे जा सकते हैं? रेटिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ मेडुला, पॉन्स एंड मिड ब्रेन, पहला रीजन। दूसरा टेक्टल एरिया ऑफ मिड ब्रेन। तीसरा पेरी एक्वेडक्टल ग्रे रीजन। या रेटिकुलर न्यूक्लियाई की तरफ जाएंगे, या टेक्टल एरिया की तरफ जाएंगे, या पेरी एक्वेडक्टल ग्रे रीजन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो ऐसे बात डन होगी। अच्छा, तो अब ये जो फाइबर्स मैंने कहा है कि टर्मिनेट ही कर गए, यानी कि ख़त्म ही हो गए हैं जाके ब्रेन स्टेम में। ओए ज़बरदस्त, यानी इतने ज़्यादा फाइबर्स ब्रेन स्टेम की तरफ ही चले जाते हैं। इसीलिए तो पेन की परसेप्शन में लोअर ब्रेन एरियाज लाइक ब्रेन स्टेम का बहुत ही ज़बरदस्त रोल है, स्पेशली द रेटिकुलर न्यूक्लियाई, इनका बड़ा ज़बरदस्त रोल है, क्योंकि मेजॉरिटी फाइबर्स पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के तो यहीं पे जा रहे हैं। अच्छा, तो ये फाइबर्स यहाँ पे जाके टर्मिनेट तो कर गए, तो क्या वैसे कोई फाइबर्स कनेक्ट करेंगे क्या इस ब्रेन स्टेम को विद द थैलेमस? तो यस, कुछ फाइबर्स हैं जो इस ब्रेन स्टेम से फिर थैलेमस के इंट्रालेमिनार और वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियाई को भी कनेक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, देखो ये जो फाइबर्स कुछ चले गए डायरेक्ट थैलेमस में, वहाँ से चले जाएंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, कुछ फाइबर्स चले गए ब्रेन स्टेम में, बल्कि मेजॉरिटी फाइबर्स चले गए ब्रेन स्टेम में। अब ठीक है, इतने ज़्यादा फाइबर्स ब्रेन स्टेम में चले गए हैं, तो क्या मतलब उनकी जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ ब्रेन स्टेम तक ही रहेगी? नहीं, कुछ और फाइबर्स हैं जो कि ब्रेन स्टेम से इन्फॉर्मेशन को लेके इंट्रालेमिनार और वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, और यहाँ तक कि हाइपोथैलेमस की तरफ भी जाएंगे और अदर बेजल रीजन्स की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप यही 3 चीज़ें देखें तो यही 3 चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी, पिछली स्लाइड में भी पढ़ी थी, और पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी कि जी कुछ थैलेमस की तरफ चले जाएंगे, जिसको हम कहते थे वेंट्रोबेजल कॉम्प्लेक्स ऑफ थैलेमस। फिर हमने कहा था मेजॉरिटी जाएंगे जी रेटिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ ब्रेन स्टेम की तरफ, और फिर हमने कहा था कुछ इंट्रालेमिनार न्यूक्लियाई की तरफ भी चले जाते हैं। तो ये बात वही है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इनको देखें, ये फास्ट पेन है। अच्छा, ये जो क्रॉनिक पेन है ना, क्रॉनिक एकिंग सी पेन, ये डिफ्यूज़ होती है, इतनी अच्छी तरह इसको लोकलाइज नहीं कर सकते हमें ज़रूरत भी नहीं इसे लोकलाइज करने की। तभी तो ये बहुत ज़्यादा थैलेमस से होकर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में नहीं इसकी इंपल्सेस जा रही, ये लोअर ब्रेन एरियाज में रह रही हैं। ठीक है, अब जो ये फास्ट पेन है ना, इसको लोकलाइज करना भी बड़ा ज़रूरी है।
ठीक है। तो फास्ट पेन के फाइबर्स कहाँ जाएंगे? ठीक है भाई, फास्ट पेन के फाइबर्स जिस तरह यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ फाइबर्स रेटिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन स्टेम में जा रहे थे, इसके फ्यू फाइबर्स रेटिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन स्टेम की तरफ जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादातर फाइबर्स कहाँ जाएंगे? वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स ऑफ थैलेमस, और वहाँ से होकर वो चले जाएंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। और फ्यू फाइबर्स टर्मिनेट इन दी पोस्टीरियर न्यूक्लियर ग्रुप ऑफ थैलेमस। भाई कुछ फाइबर जाएंगे रेटिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन स्टेम की तरफ, कुछ मोस्ट फाइबर जाएंगे वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स की तरफ, और थोड़े से और फाइबर चले जाएंगे पोस्टीरियर न्यूक्लियर ग्रुप ऑफ थैलेमस की तरफ। अगर आप इसका पाथवे देखें, इसका पाथवे तो काफ़ी हद तक उससे मिल रहा है, यानी कि इसके फाइबर्स की टर्मिनेशन तो उससे मिल रही है जो फाइन टच की थी, यानी कि डॉर्सल कॉलम भी तो ऐसी था ना कि ज़्यादातर डॉर्सल कॉलम की जो थी वो वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स ऑफ थैलेमस की तरफ ही जाती थी। ये तो थोड़ा सा उससे मिलता जुलता लग रहा है, ठीक है। और इसी की बहुत फाइन लोकलाइजेशन भी है नियोस्पाइनोथैलेमिक पाथवे की, फास्ट पेन वाले सेंसेशन की, ठीक है जी। तो अगर आपको सवाल आ जाए नियोस्पाइनोथैलेमिक और पेलियोस्पाइनोथैलेमिक के पाथवे लिखने का, तो आप आराम से सारा पाथवे लिख सकते हैं। ज़्यादा एमसीक्यूज क्या आते हैं? ज़्यादा एमसीक्यू तो अपर पार्ट में से आते हैं कि जी फास्ट कौन लेके जाता है नियोस्पाइनो, स्लो कौन लेके जाता है पेलियोस्पाइनोथैलेमिक। अच्छा जी, तो पेलियोस्पाइनोथैलेमिक के ज़्यादा कहाँ पर टर्मिनेट करेंगे? आप कहेंगे ब्रेन स्टेम में। और नियोस्पाइनोथैलेमिक के फाइबर ज़्यादा कहाँ टर्मिनेट करेंगे? आप कहेंगे थैलेमस में, ठीक है। तो ये दोनों पाथवेज हो गए। अब इन दोनों पाथवेज के बीच में कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स का थोड़ा सा फर्क है तो वो भी देख लेते हैं। अच्छा जी, अब है जी हमारे पास फास्ट शार्प पेन एंड स्लो क्रॉनिक पेन। इनकी लोकलाइजेशन क्या है, इनके न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं, उनके की फीचर्स क्या हैं? तो भाई पहली बात तो ये है कि फास्ट शार्प पेन जो है ना वो बड़ी प्रिसाइज लोकलाइजेशन होती है, बल्कि स्लो क्रॉनिक पेन की लोकलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं होती, डिफ्यूज सी लोकलाइजेशन होती है, ठीक है। भाई फास्ट शार्प पेन की लोकलाइजेशन इतनी अच्छी क्यों होती है? हमें पेन पॉइंट पता क्यों चल जाता है कि भाई एग्जैक्टली इस पॉइंट पे कोई चीज़ ने शार्प पेन दी है? वो इसलिए पता चल जाती है क्योंकि जब फास्ट शार्प पेन के फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं तो उसके साथ साथ ही वहाँ पे जो टेक्टाइल रिसेप्टर्स पड़े होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी फिंगर पे अगर कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट प्रिक हो, कोई चीज़ प्रिक करे, तो वो वहाँ के जहाँ पे वो टच करेगा उस वहाँ पे पेन रिसेप्टर्स को तो एक्टिवेट करेगा ही करेगी वो चीज़, उसके साथ साथ टेक्टाइल रिसेप्टर्स जो कि एग्जैक्टली टच को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बहुत अच्छी पोजीशनिंग होती है, बहुत अच्छी लोकलाइजेशन होती है। तो वो टेक्टाइल रिसेप्टर भी साथ ही टच वाले रिसेप्टर भी, पेन वाले रिसेप्टर्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे और टच वाले रिसेप्टर्स भी, टेक्टाइल रिसेप्टर्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि ओ एग्जैक्टली इस पॉइंट पे पेन हुई है। तो भाई क्या स्लो क्रॉनिक पेन में वो टेक्टाइल स्पेसिफिक हाईली लोकलाइज्ड रिसेप्टर्स नहीं एक्टिवेट होते? भाई स्लो क्रॉनिक पेन में क्या होता है, ये बहुत पूरली लोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका जो पहली बात तो वहाँ पे जो टेक्टाइल रिसेप्टर्स की वो इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये ज़्यादातर होती ही इंटरनल ऑर्गन्स की या डिफ्यूज से डैमेज की पेन है, जॉइंट पेन हो गई, जनरलाइज्ड मसल पेन, मस्कुलर पेन्स हो गई, ठीक है, या बॉडी जनरलाइज्ड बॉडी एक्स हो गई, या हेडेक हो गई। अब इसमें कोई चीज़ टच थोड़ी कर रही है हमें आके। दूसरी बात कि स्लो क्रॉनिक पेन का जो पाथवे है ना वो बहुत मल्टी साइनैप्टिक और डिफ्यूज्ड कनेक्टिविटी होती है उसके अंदर। पाथवे के अंदर बहुत ज़्यादा साइनैप्स होते हैं और उसकी कनेक्शंस भी बड़े डिफ्यूज़ होते हैं। किसी चीज़, किसी इन्फॉर्मेशन की हाई लोकलाइजेशन करनी है तो उसका पाथवे बिल्कुल भी डिफ्यूज़ नहीं होता, उसका बड़ा टारगेटेड सा पाथवेज होता है, उसकी बड़ी साइनैप्सिस बड़ी एक सीधी लाइन में होती हैं। तो मल्टी साइनैप्टिक सा पाथवे और डिफ्यूज़ कनेक्टिविटी है, तो किस तरह वो पता चले कि इसकी लोकलाइजेशन तो नहीं अच्छी हो सकती, इसकी लोकलाइजेशन तो डिफ्यूज़ ही होगी। अच्छा, दोनों के न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं, फास्ट शार्प पेन के और स्लो क्रॉनिक पेन के? तो भाई ग्लूटामेट जो है ना ये दोनों में ही काम करता है, फास्ट शार्प पेन में भी और स्लो क्रॉनिक पेन में भी। जबकि सब्सटेंस पी जो है ना ये बेसिकली सिर्फ स्लो क्रॉनिक पेन में काम करता है, ठीक है। अब आप कहेंगे यार ग्लूटामेट का फास्ट एक्टिंग है तो ये तो फास्ट शार्प पेन में होना चाहिए, ग्लूटामेट स्लो क्रॉनिक पेन में क्या कर रहा है? भाई स्लो क्रॉनिक पेन का भी अक्सर जो इनिशियल रिस्पॉन्स होता है ना तो वो इनिशियल रिलीज के टाइम पे ग्लूटामेट रिलीज हो जाता है, ठीक है। मगर जब स्लो क्रॉनिक पेन का प्रोलॉन्ग्ड स्लोली एक्टिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होना है ना तो सब्सटेंस पी वो रोल प्ले करेगा। तो प्रीडोमिनेटली हम स्लो क्रॉनिक पेन में सब्सटेंस पी का नाम ही लेंगे और फास्ट पेन में ग्लूटामेट का नाम ही लेंगे, मगर हम साथ कहते हैं कि स्लो क्रॉनिक पेन में ग्लूटामेट भी इनिशियली रिलीज हो जाता है, ठीक है। और इनिशियली वो फास्ट एक्टिंग अपना बिहेवियर शो करती है पेन।
ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव फंक्शन ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन थैलेमस एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन द एप्रिसिएशन ऑफ पेन। कि भाई हमने कहा जी कोई इम्पल्स जा रही है सेरिब्रल कॉर्टेक्स थैलेमस में, कोई जा रही है रेटिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ ब्रेन स्टेम में यानी कि रेटिकुलर फॉर्मेशन में, कोई जा रही है जी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो भाई तीनों का रोल क्या है? रोल वही है जो मैंने आपको पहले बताया है कि बेसिकली सबसे ज़्यादा रोल तो होता है लोअर ब्रेन एरियाज़ का, स्पेशली द रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड ब्रेन स्टेम का। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स रिमूव भी हो जाए ना, कंप्लीट रिमूवल ऑफ सेंसरी एरियाज भी हो जाए ना इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो फिर भी पेन की परसेप्शन को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फर्क किस चीज़ को पड़ेगा? तो फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स का रोल क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स का रोल जो है वो पेन की क्वालिटी को इंटरप्रेट करने में है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का रोल पेन की क्वालिटी को इंटरप्रेट करने में है, ओवरऑल पेन की इंटेंसिटी को और टाइप ऑफ पेन को इंटरप्रेट करने में उतना रोल नहीं है। ठीक है, तो पेन परसेप्शन किसका रोल है? तो पेन परसेप्शन इज प्राइमरली द रोल ऑफ लोअर सेंटर, जिसमें ब्रेन स्टेम आ जाता है और थैलेमस आ जाता है। तो सिंपल सी बात है जी, कौन पेन को परसीव करेगा? लोअर ब्रेन सेंटर्स लाइक ब्रेन स्टेम एंड थैलेमस। तो पेन की क्वालिटी के बारे में कौन बताएगा? वो बताएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, देन पेन एंड अराउज ओवरऑल, अच्छा पेन अराउजेस ओवरऑल ब्रेन एक्साइटेबिलिटी। अच्छा, एक बंदा सो रहा है और उसको आप एक पेनफुल स्टिमुलस दे दें तो बंदा फ़ौरन उठ जाएगा। एक बंदा लेस एक्टिव हुआ है और उसको आप एक पेनफुल स्टिमुलस दे दें तो वो फ़ौरन एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बंदे को नींद आ रही है और आप उसे एक पेनफुल स्टिमुलस दे दें तो उसकी एकदम से नींद गायब हो जाएगी, पूरा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सो द एरियाज वेयर द स्लो सफरिंग टाइप ऑफ पेन टर्मिनेट्स, यानी कि रेटिकुलर एरियाज ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड द इंट्रालैमिनर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस has strong arousal effect on nervous activity throughout the entire brain। भाई ये जो एरियाज है ना, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसको जगा के कौन रखता है? हमारा सारा कुछ काम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कर रहा है ना, मगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जगा के कौन रखता है? ब्रेन स्टेम से, लोअर ब्रेन एरिया से इम्पल्सेस आ रही हैं कॉन्टीन्यूसली। लोअर ब्रेन एरिया के में जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, जिसे हम रेटिकुलर एरियाज ऑफ ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, वहाँ से इम्पल्सेस जा रही हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स को और वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जगा के रखती हैं। ब्रेन स्टेम हमने जब भी पढ़ा है, ब्रेन स्टेम के फंक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन का जिक्र आया है, जो कि सबसे पहले ब्रेन स्टेम का नाम आते ही आपके जहन में आना चाहिए कि ब्रेन स्टेम बेसिकली सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, जो उसके ऊपर बड़ा सा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, उसको इम्पल्सेस भेज के उसको जगा के रखता है। अगर ब्रेन स्टेम सेरिब्रल कॉर्टेक्स को इम्पल्सेस ना भेजे तो वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स काम नहीं कर सकता, जाग नहीं सकता। ठीक है, इसके अलावा ब्रेन स्टेम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लिया होते हैं। ब्रेन स्टेम के अंदर रेस्पायरेटरी सेंटर होता है जो हमारी रेस्पायरेशन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जो हमारे हार्ट रेट को ऊपर नीचे कर रहा है। तो ब्रेन स्टेम अगर काम ना करे तो सारे वाइटल ऑर्गन ना काम करें और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जागे ही ना। तो भाई ये जो एरियाज हैं जो पेन को डील कर रहे हैं, यही तो वो एरियाज हैं जो सारे ब्रेन को जगा के रखते हैं। तो इसका मतलब है पेन और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की अराउजल है, इन दोनों का तो बहुत एक रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से जब किसी बंदे को पेन हो रही होती है तो दैट पर्सन जस्ट कैन नॉट स्लीप, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली वो एरियाज उस बंदे को जगा के रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो अराउजल ऑफ ओवरऑल ब्रेन एक्साइटेबिलिटी है और पेन है, उसका एक ही रोल है, क्योंकि दोनों को एक ही पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, एंड दैट इज रेटिकुलर एरियाज ऑफ ब्रेन स्टेम एंड इंट्रालैमिनर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हमने ओवरऑल पढ़ लिया कि इसका पूरा पाथवे क्या है और पाथवे के बाद रोल क्या है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का और लोअर ब्रेन एरियाज का क्या रोल है और इसका एसोसिएशन पेन और अराउजल का क्या एसोसिएशन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके पाथवे में की जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि जी पेन का जो पाथवे है ना वो क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पे चला जाता है। यानी कि राइट मेरी लेग से जो पेन की जो इम्पल्स लेके जो नर्व आएगी ना, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे हो जाएगी।
राइट लेग की इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होते ही स्पाइनल कॉर्ड की लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, उसे क्रॉस करके डीकसेट करके, ठीक है। तो अब अगर हमने इस पेन पाथवे को सर्जिकली इंटरप्ट कर दें तो क्या होगा? तो भाई डेफिनेटली वो पेन महसूस ही नहीं होगी। मिसाल के तौर पे कि अगर एक बंदे को नी पेन है बहुत सीवियर, ख़त्म ही नहीं हो रही, किसी चीज़ से ख़त्म नहीं हो रही, किसी चीज़ से ख़त्म नहीं हो रही, या कोई लेग की ऐसी पैथोलॉजी होगी कि बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ पेन हो रही है, तो हम उस बंदे की उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए हम क्या करें? हम स्पाइनल कॉर्ड में वो जो पाथवे है जो राइट साइड से इम्पल्स को लेके जा रहा है, ठीक है, जो राइट साइड से इम्पल्स को लेके जा रहा है, या जैसे कि लेफ्ट साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो हम लेफ्ट साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे वो एंट्रोलेटरल पाथवे को हम वहां से काट दें, तो क्या होगा? वो पेन ही महसूस होना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो सर्जिकल इंटरप्शन ऑफ पेन पाथवेज, इसे कहते हैं कॉर्डोटमी, सर्जिकल प्रोसीजर टू रिलीव सीवियर इंट्रैक्टेबल पेन, ठीक है। इस कॉर्डोटमी में करते क्या है? इट इन्वॉल्व्स द कटिंग ऑफ एंट्रोलेटरल क्वाड्रेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के एंट्रोलेटरल क्वाड्रेंट को ही काट देते हैं, एक साइड के, जिस साइड की पेन को हमने रोकना है उससे ऑपोजिट साइड के पाथवे को हम काट देते हैं। तो इससे क्या होगा कि भाई इट विल इंटरप्ट द एंट्रोलेटरल सेंसरी पाथवे रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन ट्रांसमिशन, तो पेन ट्रांसमिट नहीं होगी। तो जब पेन ट्रांसमिट ही नहीं होगी तो बंदे को पेन महसूस ही नहीं होगी। अच्छा, अब इसकी इंडिकेशन कब करते हैं भाई? ये तो हम सिर्फ तभी करते हैं, ठीक है। एक तो ये लोअर बॉडी के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, अपर बॉडी के लिए क्यों नहीं इफेक्टिव? अपर बॉडी के लिए इसलिए नहीं इफेक्टिव क्योंकि अपर बॉडी से जो फाइबर्स आ रहे हैं ना, वो अक्सर कुछ फाइबर्स डीकसेट नहीं कर रहे, वो उसी तरफ उसी साइड पे ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो हम ऑपोजिट साइड को काटें और पाथवे सेम साइड से, कुछ थोड़े बहुत फाइबर्स भी सेम साइड से चले जाएं, तो फिर फायदा क्या, ठीक है। अच्छा, अभी कौन से केसेस में यूज होता है? भाई किसी बंदे को कैंसर है और उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही है, तो हम यहाँ पे कॉर्डोटमी करके उसे ट्रीट कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है? इनकम्प्लीट पेन रिलीफ। क्यों भाई इनकम्प्लीट पेन रिलीफ क्यों? ओ वही वाली बात कि भाई पेन फाइबर्स फ्रॉम अपर बॉडी मे नॉट क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड अंटिल रीचिंग द ब्रेन। भाई अपर बॉडी से, अपर लिम्ब से जो कुछ पेन फाइबर्स आ रहे हैं वो शायद हल्के फुल्के ना भी क्रॉस करें, कुछ फाइबर सेम साइड से भी चले जाएंगे ऊपर, तो अगर हम ऑपोजिट साइड को काट भी दें तो सेम साइड से फाइबर जाके फिर पेन हो जाएगी। और पेन रिकरेंस क्यों है जी? कि वीकर पाथवेज, फॉर एग्जांपल डॉर्सोलेटरल कॉर्ड, बिकम सेंसिटाइज्ड ओवर टाइम, रिलीफ में लास्ट ओनली फ्यू वीक्स टू मंथ्स। अच्छा, जब अब एंट्रोलेटरल पाथवे तो इंपल्सेस नहीं लेके जा रहा, तो वो एंट्रोलेटरल के अलावा बाकी जो पाथवेज जो हैं, जो सेंसरी स्टिमुलाई को लेके जा रहे हैं, या कुछ पेन के वैसी पाथवेज सेम साइड पे क्रॉस कर रहे थे, वो सारे के सारे पाथवेज ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे। जब वो मेन पाथवे जब नहीं कंडक्ट कर रहा पेन को, तो बाकी सारे पाथवेज जिनका वो काम है या नहीं है, वो ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ देर बाद दोबारा पेन सेंसेशंस जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए तो पेन रिकरेंस भी इसका एक सॉर्ट ऑफ उसकी एक लिमिटेशन है, या उसका एक आप कह लें कि उसकी उसका एक नॉट अ साइड इफेक्ट, मगर उसका एक नुकसान है करने का कि आप प्रोसीजर करने के बावजूद भी पेन रिकर हो जाती है, ठीक है जी। सो दिस इज कॉर्डोटमी। आपको अलग से पता होना चाहिए जी कॉर्डोटमी का, और इसमें ज़्यादातर यही पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि वो कौन से, अगर राइट लेग में पेन है, कोई ट्यूमर है राइट लेग का, बहुत पेन कर रहा है, अब आपने कॉर्डोटमी करनी है, तो आप कौन सी साइड की करेंगे? तो आप कहेंगे लेफ्ट साइड के एंट्रोलेटरल पाथवे, यानी कि लेफ्ट तरफ से जो एंट्रोलेटरल पाथवे जा रहा है उसको हम काट देंगे, ठीक है जी। सो दिस इज इट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसमें पाथवे भी डिस्कस हो गया हमने, और मेन रोल ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ब्रेनस्टेम भी डिस्कस हो गया है, और फाइनली उसकी सर्जिकल इंटरवेंशन विद रेफरेंस टू द कॉर्डोटमी वो भी डिस्कस हो गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।